एक और बड़ी खबर का रुख राजधानी भोपाल से करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। बीजेपी को साफ लग रहा है कि चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं और बीजेपी नेता फिर बाजार में चल पड़े। जो मिल जाए फिर खरीद लो। चुनाव प्रचार तंत्र का उत्सव होता है, ये चुनाव बिकाऊ तंत्र का उत्सव है। मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति में मैं भी कर सकता था। मैंने मन बना लिया है कि सौदेबाजी की राजनीति नहीं होने दूंगा। पुलिस प्रशासन अन्य अधिकारी उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। सभी अधिकारियों को ये याद रखना चाहिए कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आएगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में ऐसी रणनीति नहीं कर सकती। क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, आइए सुन लेते हैं कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख कि इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है। 10 तारीख जिस दिन गिनती होगी कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा। 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। कि इस स्वराज संवाददाता अतुल शर्मा राजधानी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आएगी, मतलब मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि सत्ता हम बना रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से 2018 में ये मैसेज कन्वे में कमलनाथ कन्वे करने में सफल हो गए थे कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। ठीक उसी तरह का कॉन्फिडेंस दिख रहा है कमलनाथ के स्टेटमेंट में और बॉडी लैंग्वेज में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कमलनाथ ने आज अपना बयान दिया है, उसके बाद सीधे तौर पे जब अधिकारियों और कर्मचारियों की जब चर्चा की गई तो उनका साफों पे कहना था कि सरकार के दबाव में अधिकारी और कर्मचारी इस समय आपको अतुल रोकना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस स्पोक पर्सन के मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। के जी आवाज मिल रही है? जी जी, मैं पूरी तरह सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी, किस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है? क्योंकि कमलनाथ जी का स्टेटमेंट सुन रही थी और अपने दर्शकों को दिखा रही थी कि जिस तरह से खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आएगी। संदेश साफ दे रहे हैं कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। देखिएगा, कमलनाथ जी इस प्रदेश की शान और कांग्रेस पार्टी की आन बान तीनों हैं। जो उनके चेहरे पर जो उनका विल पावर दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ दे रहा है। वो इन हथकंडों पर आमादा है। मैं फिर आपसे एक नागरिक के नाते कह रहा हूँ, एक जागरूक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी की ताजपोशी को भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में नहीं रोक सकेगी। जनता मन बना चुकी है। गद्दारों को, बिकाऊओं को, टिकाऊओं को उसके निर्णय में सब स्थापित हो चुका है कि हमें क्या करना है, वो करके बताएगी। और जनता का चेहरा ही हमें अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा रहा है। जी, तो साथ ही के जी, क्योंकि जिस तरह से आप जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो वो कॉन्फिडेंस हमें कमलनाथ जी के बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा है, स्टेटमेंट में भी दिख रहा है। मैं चाह रही हूँ कि हमारे साथ धारीवर्धन जी भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धारीवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्ते धारीवर्धन जी, हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस स्पोक पर्सन है। मेरे सहयोगी अतुल शर्मा भी जुड़े हुए हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं जिस तरह से जो खरीद फरोख्त की राजनीति हुई है वो मैसेज साफ दे रहे हैं कि भाई 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आएगी। धारीवर्धन जी। जी, अब तारीख तो आएगी और कांग्रेस का जो गर्वोक्ति है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उसकी विदाई की तारीख सिद्ध होगी। ये बिल्कुल धरातल पर आकर के सोचने लगेंगे। वैसे तो अभी भी ये सोचना चाहिए कि लोग इनको आखिर छोड़। धारीवर्धन जी इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि मतलब कांग्रेस तो जा रही है और ये ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है कमलनाथ जी का, कहीं और भी है क्या लाइन में? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ये तो स्वतः सिद्ध हो रहा है। जो निर्दलीय लोग हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। इसीलिए तो मैंने सवाल किया।
इसीलिए धैर्यवर्धन जी सवाल किया, कोई कई और भी है क्या लाइन में? जो कॉन्फिडेंस आपकी बातों में दिख रहा है उससे तो ये लग रहा है कि 2-4 को और बुलाने वाले हैं आप। मेरा जवाब आप सुन लीजिए। हाँ, सुन रही हो। ये सिलसिला है प्यार का जो चलता रहेगा। तो ये तो लोगों ने सिलसिला शुरू किया है। डूबते जहाज की सवारी को छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं। हाँ। देश का और प्रदेश का भविष्य भी लोग भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। हाँ। इसलिए उनके मन में ये भाव आ रहा है। हाँ। कि हम निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर अपने क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। अपने क्षेत्र का, अपने अंचल का विकास बचे हुए समय में कर नहीं पाएंगे। उससे बेहतर कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की दृष्टि है उससे हम देखें और अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के नाते प्रतिष्ठा प्राप्त करें। ठीक है, मुहावरे का आपने वाक्य में प्रयोग कर दिया है। केके जी, ये तो प्यार किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है इसलिए चूहे सबसे पहले कूद के जा रहे हैं, इस तरह से धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं। देखिएगा, धैर्यवर्धन जी अपने प्यार के मुकाम को कायम रखें। इनकी प्रेमी जो जनता है वो इनसे नफरत कर चुकी है, तो वो प्यार कब तक चलता है वो आने वाला वक्त और 10 तारीख उसको सिद्ध कर देगी। जहां तक हमारे बिल और का या बॉडी लैंग्वेज का प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और उसकी घबराहट उसके चेहरे में परिलक्षित होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कहा जा रहा है फौज है, सरकार का विमान है, सरकार की सत्ता है, कलेक्टर एसपी दलाल के रूप में मौजूद है, बिकने के लिए लोग खड़े हुए हैं, पैसा है। उसके बावजूद भी इनकी सूरत आप देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब सूरत ही इनकी अजीबोगरीब है तो वो प्यार कब तक चलेगा? ऐसा लग रहा है सूरत पर तेजाब डाल दिया हो किसी ने, असफल प्रेमी ने। धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए, और साथ में वाकई में कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस की बात यहाँ पे केके जी कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। वहीं अगर हम प्रद्युमन सिंह तोमर की बात करें तो वो कांग्रेस के ही मतलब कार्यकर्ता के पास जाके उनके पैरों में गिर जाते हैं। इमरती देवी जी भी अनर्गल स्टेटमेंट दे ही दे रही हैं। मतलब शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए वो मुद्दे तो दूर हैं, बस शब्दों पर ही वार और प्रतिवार हो रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत महीन एक रेखा होती है, लाइन होती है। तो ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस लगातार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। और जहां तक प्रद्युम्न सिंह जी का मामला है कि वो एक कांग्रेस नेता के चरणों में पैर रख करके गिड़गिड़ा रहे हैं, तो आप देखिए कि जब वो उसी परिवार में थे तो वो सब मित्र होते हैं, बड़े भाई छोटे भाई का परस्पर नाता होता है। तो एक प्रत्याशी यदि अपना विनम्र आचरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहा है तो इसमें मुझे तो कतई अनुचित नहीं लगता। अब उनके साथ जाना न जाना ये उनका विषय है जी, बात वो जाएं या न जाएं, उनके साथ उनकी मदद करें न करें ये उनका विषय है। पर देखिए याचक हमेशा विनम्र होता है और होना भी चाहिए, और जो प्रत्याशी है वो याचक होता है, वो हाथ फैलाता है आशीर्वाद के लिए, तो उसे रखना चाहिए। तो मुझे तो इसमें कतई अनुचित नहीं लगता। उन्हें क्षेत्र के हर मतदाता के सामने सर झुकाना चाहिए, झुका भी रहे, ये उनकी विनम्रता को उन्हें लाभ भी मिलता लगता है। सारी चीजें देखते जानते हुए भी, भली भांति जानते हुए भी, क्योंकि हमें इनकार करना है तो हम इनकार किए जाएंगे। केके जी क्या वजह बताई जाती है कि आप लोग अपने लोगों को साध नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं? 28 उपचुनाव होना था, अब 29 हो जाएंगे। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि यदि 45 भी होंगे तो वो फैसला जनता करेगी। जब कोई व्यक्ति मंडी में अपनी कीमत लगा चुका है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं और आप यदि अपना ईमान खो दूंगा तो वो सिर्फ ईश्वर ही देख पाएगा और जनता तो देखती है। अच्छा, जो 24 घंटे पहले आदर्शों की बात कर रहा है और 24 घंटे बाद दिख रहा है, तो उससे अंदाज प्रदेश की जनता लगा रही है। और भाजपा हड़बड़ाहट में भारतीय जनता पार्टी जिसे अपनी उपलब्धि मान रही है, मैं एक नागरिक के नाते कह रहा हूँ, मेरी भी ग्वालियर में करीब 50-60 लोगों से कल इस विषय पर चर्चा हुई, तो उसने सीधी तौर पर यह कहा कि जिसने भी आज ये लोधी वाला निर्णय करवाया है और भाजपा को यह सलाह दी है वो भाजपा का दोस्त नहीं दुश्मन है। इस वक्त पर हम अपने कॉन्फिडेंस को, नकली कॉन्फिडेंस को जनता में खड़ा बनाने के लिए परोस रहे हैं
कि हमारी स्थिति बहुत सुदृढ़ है। जनता जानती है कि 6 महीने बाद इनका चुनाव होना है लोधी का। आज तो नहीं होना है। आज बात होगी 28 की, जिसमें 3 दिवंगत नेता हैं। 25 पर जनता फैसला करेगी और 25 का फैसला क्या है, भाजपा के नेता सिंधिया, शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, टीवी शर्मा जी खुद देख रहे हैं। और यही इनकी हड़बड़ाहट गलत काम करने के लिए इन्हें बाध्य कर रही है। आज देश का व्यक्ति सरकार बनना और बिगड़ना देखता है, मगर मूल्यों को वो अपनी आंखों से, सजीली आंखों से, बड़ी आंखों से, खुली आंखों से दिखते हुए नहीं देख सकता। ठीक, सरकारें बनती रहेंगी। हाँ ठीक है। धैर्यवर्धन जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो खरीद फरोख्त की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं करना चाहते, न ही वो देश में इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले उनके संपर्क में नहीं है, संपर्क में है, लेकिन वो इस तरह के सौदेबाजी में यकीन नहीं करते। और सर, अगर यही करना है तो सीधे सीधे मास रेजिग्नेशन दिलवा दीजिए और उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन करवा दीजिए मध्य प्रदेश में। ये 1-1, 2-2 आना जाना ये बंद कीजिए फिर। पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल इनकी बातों में मत आइए। सर एक सेकंड, मैं किसी की, ना मैं बीजेपी की बातों में आऊंगी और ना ही मैं कांग्रेस की बातों में आऊंगी। मैं अपने विवेक से चलती हूँ। मैं डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ को प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। सवाल करना मेरा हक है सर। और मैं किसी की, मैं दूध पीती छोटी बच्ची तो हूँ नहीं कि कोई मुझे लॉलीपॉप दे देगा और मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी। बात पूरी कीजिए। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। मेरा ये कहना है कि चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे आदरणीय के मिश्रा जी हो, ये सबके सब अपनी ही पार्टी के लोगों को बिकाऊ का प्रमाण पत्र जारी करने पर उतारू है। और जो लोग अभी कांग्रेस में हैं, उनको भी अशोभ नहीं लग रहा होगा कि ये तो सबको शक की नजर से देख रहे हैं, सबको ये बिकाऊ बता रहे हैं। तो बोली के लायक माल तो ये खुद ही अपने ही मटेरियल को बता रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के प्रति, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति इस लीडरशिप का क्या नजरिया, यह भी सोचना चाहिए। और मैंने आपको इसलिए बोला कि आप इनकी बातों में इसलिए बताइए कि हम खरीदारी नहीं कर रहे हैं, ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये लोग इनके यहाँ दुखी हैं, परेशान है। लीडरशिप की कोई आत्मीयता नहीं है, लीडरशिप कोई कनेक्शन नहीं है और उनका अपना भविष्य भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वो अपने हित में, अंचल के, क्षेत्र के, विधानसभा के हित में, तो मतदाताओं के हित में और देश और प्रदेश के हित में वो ये निर्णय कर रहे हैं। सर, इतना हित सोचने की क्या जरूरत है? एक सीट पे कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा बढ़ गया है कोरोना काल में, और आप कह रहे हैं कि जनता के हित में। जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि इस वक्त चुनाव हो, कि जनता को रोजगार चाहिए। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि रोजगार को लेके क्या आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी है, तो आप स्वरोजगार, स्वावलंबन बनाने की बात कर देंगे, लेकिन आप लोगों के पास कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा प्रोमिनेंट जवाब नहीं है कि आप कैसे बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये इसको लेके आप लोगों के पास कोई रूपरेखा नहीं है। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस को क्या लग रहा है? हम चुनाव करा रहे हैं। हमने सिंधिया जी के साथ बदतमीजी की थी क्या? हमने सिंधिया जी को कहा था कि सड़कों पर उतर जाओ? ये सारे के सारे कर्म सब कांग्रेस के थे, जिसका दुष्परिणाम इनको भुगतना पड़ा। ये हिट विकेट आउट। आप लोगों राजनीतिक पार्टियों के परिणाम और दुष्परिणाम के चक्कर में जनता किस तरह से पिस रही है, इस बात का थोड़ा सा आकलन करने की जरूरत है धैर्यवर्धन जी। और साथ ही मिश्रा जी से भी मैं यही कहूंगी, क्योंकि प्रदेश की जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी। अगर 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं तो आप 28 सीटों को उपचुनाव जो उस पर अलग से एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कैलकुलेट कीजिएगा। उसमें कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता था, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता था, और कितने लोगों को स्वावलंबन बनाया जा सकता था, और कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के साथ कितने किसानों का कर्ज माफ किया जा सकता था। इस पे भी आकलन करने की जरूरत है। इस तरह के चुनाव से दिक्कत होती है, इस बात को समझिए। बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सवाल उठाया था कि मध्य प्रदेश की जनता जो है चुनाव नहीं चाहती है। हालांकि जिस तरीके से उपचुनाव है और लगातार जब विधायकों के साथ जिस तरीके से दल बदल का स्थिति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं राजनीति जो
लोग हैं, जो सियासतदार हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात पे जरूर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है उनकी सियासत के ऊपर। मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, इस तरह के इतिहास में अभी तक उपचुनाव इतने बड़े लेवल पे कभी नहीं हुए या इस तरीके के चुनाव कभी नहीं हुए, यानी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता भी इस चीज को समझ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता का क्या रुख है और क्या उनकी मानसिकता है, ये तो 10 नवंबर ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अब सवाल उठ रहे हैं, ये जरूर आत्मचिंतन और आत्ममंथन का विषय बन चुका है राजनीतिक दलों के लिए कि आने वाले संदर्भों में कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति का दौर किस तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी के लिए।